विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग, उसमें चैप्टर चल रहा था हमारा भारत के भौतिक प्रदेश यानी फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। आज हमने करना है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान को समझने के लिए सबसे पहले एटलस खोलिए, एटलस देखिए, फिजिकल भारत का फिजिकल मैप निकालिए, उसमें देखिए छोटा वाला मैप, बड़े में नहीं, भारत का छोटा मैप फिजिकल। हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के बीच सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली उत्तर प्रवाही नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है। मैंने आपको एटलस देखने का तरीका बताया था कि जितना डार्क कलर होगा समझ लो उतनी ऊंचाई है वहां पर। क्या है? तो ऑक्सफोर्ड का थोड़ा जो एटलस है उसमें बहुत कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट एटलस है। यानी यूपीएससी वाले क्या करते हैं, ऑक्सफोर्ड ही पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें देखिए ऊपर आपको डार्क कलर दिख रहा है, वो हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। कौन सा? हिमालय वाला क्षेत्र। हिमालय के क्षेत्र के जस्ट नीचे कुछ प्लेन जैसा कलर दिख रहा है आपको, वो पूरा क्या है? आपका मैदान है। क्या है? मैदान। तो कौन कौन सा मैदान? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जैसे सिंधु का मैदान आपको ऊपर वाली साइड में दिखेगा, पाकिस्तान तक फैले हुए हैं ये मैदान। अगर आप गंगा वाला मैदान देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पूरा दिखेगा आपको। और जो आपका कौन सा ब्रह्मपुत्र वाला है तो असम में दिख रहा होगा आपको मैदान। दिख रहा है? कलर दिख रहा है? ये मान के चलना आप सैटेलाइट में बैठे वहां से देख रहे हैं भारत के मैप को। वहां पर सैटेलाइट से ऐसा ही दिखता है नीचे। ठीक है, कैसे बने? उत्तर प्रवाही नदियों के निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है। कैसे बने? तो मैंने आपको बताया था हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। गोंडवाना प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हुई? क्या हुई? टकराई। ये पार्ट अलग था, ये वाला पार्ट अलग था। इस प्लेट का नाम था क्या? यूरेशियन प्लेट, अंगारा लैंड। नीचे वाले प्लेट का नाम क्या था? गोंडवाना प्लेट। उससे भी पहले अगर हम जाएं, ये सारे कॉन्टिनेंट क्या थे? मिले हुए थे, नीचे थे। इसको नाम दिया वेगनर महोदय ने पेंजिया। ऊपर पूरा क्या था? सागर, पानी पानी था, जल ही जल था। इसका नाम दिया पेंथालासा। क्या नाम दिया? पेंथालासा। अब इस पेंजिया का क्या ड्रिफ्ट हुआ स्टार्ट। ड्रिफ्ट जब स्टार्ट हुआ तो दो बड़े भूखंड बने, एक बना अंगारा लैंड, एक बना गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये वाला पार्ट भी अफ्रीका से टूटा हुआ है। अगर इसको मैं बोलूं तो ये वाला पार्ट किससे टूटा हुआ? अफ्रीका से टूटा हुआ। तो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड के बीच में टेथिस सी था। क्या था? टेथिस सागर था। ये प्लेट, ये वाली जो गोंडवाना प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से टकराई और सबडक्शन हो गया, मतलब नीचे घुस गई। किसके? इसके। पानी इधर उधर चला गया, जितना भी सेडिमेंटेशन था किसमें? टेथिस सागर में। वो सब क्या हुआ? फोल्ड होना स्टार्ट हुआ। इसीलिए हिमालय को हम बोलते हैं यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन, यानी अभी भी बन रहा है हिमालय। ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब कभी कहां था? टेथिस सागर के नीचे था। कहां पे था? कितना समझ में आ गया? यानी ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ऊंचे ऊंचे टीले, ये क्या है? वो गाद है या वो सेडिमेंटेशन है जो कभी टेथिस सागर में, मतलब उसके तल पर जो जमा हो रखे थे। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? अब ये फोल्ड कैसे पड़े? तो पहले ग्रेटर हिमालय बना, ग्रेटर हिमालय के बाद क्या बना? मिडिल हिमालय या हिमाचल रेंज जिसको बोलते हैं वो बना। उसके बाद उसके सेडिमेंटेशन से ये बने हुए, ये दिख रहा है शिवालिक, मतलब ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के अवसादों से इन शिवालिक का निर्माण हो रखा है। इधर समझ में आ गया? अब क्या होता है कि जब आपके फोल्डेड माउंटेन बनते हैं तो वो या तो ऐसे में बनेंगे या ऐसे में बनेंगे। भाई जैसे अगर आप इसको देखेंगे एंडीज को, ये कैसे में है? ये ऐसे में है। ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला संसार की जो एंडीज है, वो उसको अगर हम देखेंगे तो कैसे में? नॉर्थ टू साउथ है। और हमेशा देखना जहां पर भी फोल्डेड माउंटेन होंगे उसके बगल में अगर वो महासागरों के तट पर बने हुए तो ट्रेंच मिलेंगे आपको, खड्डे मिलेंगे, 6-6 किलोमीटर गहरे खड्डे मिलेंगे। तो जहां पर भी फोल्डेड माउंटेन बनता है तो उसके जो सबडक्शन वाला पार्ट होता है, जैसे फोल्ड तो पड़ गया लेकिन एक पार्ट ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये खड्डा है और ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर गहरा हो सकता है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि ये जो हिमालय वाला रीजन जब ये बन गया, शिवालिक भी हो गया, उसके नीचे जो पूरा पार्ट था जहां पे आज आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट जो है वहां पर क्या था? खड्ड था।
क्या था? उस खड्ड को किसने भरा? हिमालय से आने वाली नदियों ने भरा। किसने भरा? यानी अपने साथ जो अवसाद लेके आई, एलुवियल सॉइल लेके आई, उनसे उन मैदानों का निर्माण हो रखा। कुछ नदियों का इनका भी योगदान है, जैसे आपकी क्या यमुना की ट्रिब्यूटरी होगी चंबल वाली, चंबल होगी, केन होगी, बेतवा हो गई, एक गंगा की ट्रिब्यूटरी होगी सोन हो गई। इन्होंने इन खड्ड को भरा, पहले पानी भरा, पानी के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो तली है वो धीरे धीरे ऊपर आती गई, और आज वो किस रूप में दिखाई देती है हमें? मैदानों के रूप में दिखाई देती है। इतना समझ में आ गया? आज उन मैदानों के ऊपर से नदियां चल रही हैं, जिसको हम गंगा भी बोलते हैं, यमुना भी बोलते हैं, उनका संगम भी देखते हैं प्रयागराज में, देखते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, इमेजिन करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर से नहीं दिखा सकता मैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन हाँ आप यहाँ पे हैंडपंप खोदो, आपको एलुवियल सॉइल दिखेगी नीचे, मतलब या अगर आप माइनिंग करते हो 3 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलेगी। कहां से आई? इसका मतलब कभी वहां पे इतना नीचे था, खड्डा था, क्या था? खड्ड था वहां पर। उस खड्ड को भरा हुआ किन्होंने? नदियों ने, हिमालय से आने वाली नदियों ने। तो समझ में आ गया? तो ठीक है भाई, आज वो हमें मैदान के रूप में दिखाई दे रही है। तो हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के बीच सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली उत्तर प्रवाही नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा, निक्षेप बोलते हैं डिपोजिशन, निक्षेप मतलब डिपोजिशन क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है, जिसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? आप ना अपनी दृष्टि को थोड़ा विशद करो। अब आप देख रहे हैं कि ये हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि जी ऐसा हुआ, प्लेट टकराई, हिमालय बना, है ना? तो हिमालय की जो परिस्थितियां होंगी वो कठिन होंगी, कम लोग रहेंगे वहां पर, सारे लोग कहाँ आएंगे? मैदानों में आएंगे। जहां गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना के मैदान होंगे, ब्रह्मपुत्र के मैदान होंगे, वो क्षेत्र कैसा होगा? उपजाऊ होगा। कैसा होगा? उपजाऊ होगा। इसका मतलब वहां अन्न की कमी नहीं होगी। तो सबसे मतलब ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर निवास करेगी भाई? लद्दाख में करेगी या मैदानों में करेगी? लद्दाख जाना पसंद करोगे? एक मिर्च भी उगानी मुश्किल हो जाती है, मिर्च का पौधा, और यहां पर क्या है? टनों में अनाज हो रहा है। तो जहां पर आपको पानी मिलेगा, जहां पे भोजन मिलेगा, तो वहीं पर आप क्या करोगे? आवास बनाओगे ना अपना, या डेजर्ट में बनाओगे, थार में? है? किसी का सपना है ऐसा कि मैं थार डेजर्ट में एक मकान बनाऊंगा, एक बाहर ऊंट बांधूंगा, ऐसा कुछ है सपना? और उस ऊंट पे बैठ के मैं क्या करूंगा? डेजर्ट की क्या करूंगा? सैर करूंगा। जिसका भी होता है क्या होता है? मैं एक मकान बनाऊंगा, उसके आगे लॉन बनाऊंगा, उसमें ये उगाऊंगा, वो यही तो होता है। उसको भी समझो। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, और इसमें देखना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। बिहार भी कहीं कम नहीं है, बिहार में भी आपको क्या मिलेगी? जनसंख्या मिलेगी। वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, वहां पर भी आपको क्या मिलेगी? बांग्लादेश है। ये सारे वही तो एरिया हैं जहां पर फर्टाइल मिट्टी क्या कर रखी है? बिछाई गई है। इसका विस्तार पाकिस्तान, यानी सिंधु नदी का मैदान, पाकिस्तान वाला जो पंजाब, असली पंजाब जो है वो कहां पर है? पाकिस्तान में। क्योंकि इंडस कहां चली गई भाई? भले तिब्बत से आई इंडस, आपके लेह में होते हुए कहां जाती है? पाकिस्तान में जाती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सारा पानी कहां जा रहा? कहां जा रहा? पाकिस्तान में जा रहा। फिर हम दोआबों के नाम पढ़ते हैं। अगर हम बिस्ट दोआब बोल रहे हैं तो इसका मतलब ब्यास और सतलुज, BST, ब्यास और सतलुज, बिस्ट जलंधर दोआब, यानी ब्यास और सतलुज के बीच का दोआब। अगर मैं बारी दोआब बोल रहा हूं तो इसका मतलब ब्यास और रावी के बीच का दोआब। अगर मैं बोल रहा हूं क्या? छाछ दोआब, तो यानी चिनाब और झेलम के बीच छाछ, छाछ मतलब चिनाब और झेलम के बीच। कहां मिलेंगे? सारे पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्थिति खत्म हो जाती। पाकिस्तान अब तक खत्म हो चुका होता अगर ये पंजाब वाला रीजन ना होता उनके पास। जो उनको खाना मिल रहा है, भले ही 100 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन जो मिल रहा है वो इस पंजाब की वजह से मिल रहा है। इतना समझ में आ गया? ठीक। तो इसका विस्तार कहां से देख रहे हैं आप? पाकिस्तान, सिंधु नदी का मैदान दिखेगा आपको। बांग्लादेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। बांग्लादेश भी बहुत फर्टाइल है। बांग्लादेश की स्थिति
बांग्लादेश भी अगर खा पी रहा है तो उसकी वजह क्या है कि वहां की मिट्टी बड़ी फर्टाइल है। भले ही बाढ़ आती है वहां पर, तीस्ता की बाढ़ आती है, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ आती है ना, बाढ़ से ग्रसित होते हैं। बच्चे को पैदा होते ही तैरना सिखाया जाता है कि कभी भी बाढ़ आ सकती तो कैसे सरवाइव करेगा, तैरना सीखते हैं वहां के बच्चे, है ना। तो वहां पर भी क्या बड़ी फर्टाइल लैंड है। तो कहां से शुरू हो गया? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का, पाकिस्तान में सिंधु नदी का मैदान और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी है। भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इसे उत्तरी भारत का मैदान भी कहते हैं। गंगा और सिंधु नदियों के मुहाने के बीच पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। कितनी कितनी भाई? 150 से 300 किलोमीटर। यानी जब आप ऐसे में जा रहे होंगे तो आपको 300 किलोमीटर पार करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर 150, कहीं कहीं पर 300 किलोमीटर। ठीक है। असोम में यह मैदान संकरा है और यहां इसकी चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर है। असोम वाला पार्ट अगर आप जाएंगे, ब्रह्मपुत्र वाला जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र वाला मैदान आपका खाली कितने किलोमीटर चौड़ा है? 90 to 100 किलोमीटर। अब आप अपने आप को ये मान के चले आप हवाई यात्रा पर है, आप ऐसे में जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा वो बताना चाह रहा है, उसको शब्दों में लिखना होता है। इसमें मेन चीज होते हैं शब्द, और इन्हीं के बीच में आपके क्या है क्वेश्चन फंसे हुए हैं प्री के। यह मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ा होता जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर से जब इधर को जा रहे हैं तो ये चौड़ा होता जाएगा। यहाँ पतला मैदान है, यहाँ धीरे 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 पाकिस्तान वाली साइड में जाएंगे तो और चौड़ा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है, जो बढ़कर इलाहाबाद यानी प्रयागराज के निकट 280 किलोमीटर हो जाती है। वहां पर प्रयागराज के पास 280 किलोमीटर हो जाती है। इस मैदानी भाग में नदियों द्वारा तलछट से निरंतर निक्षेपण से जलोढ़ की बहुत ही मोटी परत जम गई है। अधिकांश भाग पर जलोढ़ की मोटाई 2000 मीटर, अधिकतम 6000 मीटर तक पाई जाती है। अब आप ये सोच लो कि कहीं कहीं पर आप 6 किलोमीटर तक अगर खोदोगे, 6000 मीटर का मतलब कितना होता है? 6 किलोमीटर तक अगर आप पाइप डालोगे तो क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। क्या मिलेगी? तो क्या करते हैं वो लोग बिहार में या उत्तर प्रदेश में, जब हैंडपंप लगाए जाते हैं तो एक मचान बनाया जाता है, एक पाइप ठोका जाता है, उसके ऊपर हैंडपंप लगाते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या निकलती रहती? रेत, मतलब एलुवियल सॉइल निकलती रहती है, गंदा पानी निकलता रहता है। वो पाइप धीरे 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 का नीचे, फिर उस पर दूसरा पाइप जोड़ते हैं, फिर क्या करते रहते? चलाते रहते, फिर क्या? तो धीरे धीरे नीचे। फिर ऐसे करते करते 8, 10, 15 पाइप भी अगर आप लगाओगे तो उसको तब तक चलाया जाता है जब तक साफ पानी नहीं आता। क्या नहीं आता? अब हमारे यहाँ खोदो, हम तो भाबर वाला क्षेत्र है ना हमारा, तो यहाँ 14 बीघा में खोदो, ढालवाला में खोदो तो क्या होगा? हम पर्वत पादीय प्रदेश में है। पर्वत पादीय प्रदेश मतलब जब यहाँ से पानी आया होगा या नदियां आई होंगी तो वो नदियां क्या करती हैं कि अपने साथ बड़े बड़े जो पेबल्स लेके आती है या कंकड़ पत्थर, जिनको वो अब आगे नहीं बहा सकती जब तक वो अपनी युवावस्था में पहाड़ों में व्हाइट वाटर है, जब तक वो तो बड़े बड़े पत्थरों को भी क्या कर देगी? खिसका देगी। लेकिन क्योंकि अब मैदानी भाग में प्रवेश किया तो उसने अपने सारे पत्थर कहाँ छोड़ दिए? यहाँ छोड़ दिए। तो अब आपको अगर देखना हो कि कितने बड़े पत्थर हो सकते हैं तो हैंडपंप खुदवाओ, क्या मिलेगा? कभी कभी हैंडपंप वाला बोलेगा बाबूजी अब आपको दूसरी जगह पे खोदना पड़ेगा क्योंकि नीचे पत्थर आ गया। तो उससे बोलना कि पत्थर हटा, तो वो बोलेगा कि इस कमरे के बराबर ये जितना इतना पोर्शन है जितने में आप लोग बैठे हुए हैं, इतना बड़ा पत्थर है जी, कैसे हटाऊं? समझ में आया? नहीं आया? आया समझ में? और एक ट्रॉली कम से कम बड़े बड़े पत्थर निकलेंगे आपके यहाँ पर खुदवाने से। लेकिन वही काम आप रुड़की में करेंगे तो रुड़की में आसानी से आपका क्या हो जाएगा? क्या होगा? होता है ऐसा? हाँ। तो खाली सारी चीजें किताबों से नहीं समझी जाती, थोड़ा थोड़ा आप अगर देखोगे इधर उधर तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने ये बताया कि अधिकांश भाग पर जलोढ़ की मोटाई कितनी? 2000 मीटर और कहीं कहीं पर 6 किलोमीटर 6000 मीटर तक पाई जाती है। उच्चावच की दृष्टि से इस मैदानी भाग का बता रहा हूं मैं कि क्या क्या मिलेगा। तो भाबर प्रदेश मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? भाबर प्रदेश। हम जहां पर हैं हम भाबर में, इसमें है भाबर। अब भाबर प्रदेश क्या होता है? मैंने कहा नदी अपने साथ लाए गए अवसादों का वहन नहीं कर पाती है जब, तो उनको वहीं पर क्या कर देती? छोड़ देती है। आगे फिर आपको तराई मिलेगा।
क्या मिलेगा? जैसे ये उत्तराखंड का मैप दिख रहा है आपको, आप ऊपर वाली चोट मतलब ऊपर नोक पे जब आप देखेंगे तो वो ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है। फिर आपको ग्रेटर हिमालय मिलेगा। ग्रेटर हिमालय के लिए कहाँ जाते हो आप? या तो उत्तरकाशी में मिलेगा आपको, या चमोली में मिलेगा, या पिथौरागढ़ में मिलेगा। ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी। चमोली में आपको सबसे ऊंचा चोटी मिलेगी उत्तराखंड की, नंदा देवी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी मिलेगी कामेट। तो यानी इसका मतलब ग्रेटर हिमालय कहाँ है आपका? इन 3 जिलों में दिख रहा है आपको। कहाँ? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। फिर थोड़ा नीचे आओगे तो मिडिल हिमालय मिलेगा आपको। मिडिल हिमालय मतलब हिमाचल रेंज। फिर थोड़ा और नीचे आओगे तो क्या मिलेगा? शिवालिक रेंज। ये दिख रहा है आपको, अगल बगल, है ना। शिवालिक रेंज के बाद जो प्रदेश दिखेगा आपको, पूरा शिवालिक फुट पर, यानी पर्वत पादीय प्रदेश, पर्वत के पैरों पर जो प्रदेश है, वो आपको क्या दिखेगा? भाबर। क्या मिलेगा वहां? कंकड़ पत्थर। पानी क्या हो जाएगा? समा जाएगा यहाँ पर, है ना। 14 बीघा में बाढ़ क्यों नहीं आती? अरे भाई इतने सारे छत हैं, बारिश आ रही, पानी आ रहा। थोड़ा आगे जाते हो तो वहां एकदम से जल भराव की स्थिति आ जाती है। यहाँ पर क्यों नहीं आती? आप क्या करो कि पूरा बैरेज का पानी छोड़ दो, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर तक रहेगा वो, थोड़ी देर बाद कहाँ? नीचे डाउन हो जाता है। होता है। इसका मतलब हम भाबर प्रदेश में, थोड़ा और आगे जाओगे तो क्या? तराई। जो पानी यहाँ पे अंडरग्राउंड हुआ वो कहाँ निकलेगा? तराई में निकलेगा। कहाँ निकलेगा? तराई। इतना समझ में आ गया? तो मैं भाबर प्रदेश की बात बता रहा हूं। भाबर प्रदेश क्या है? शिवालिक के गिरिपाद। गिरिपद मतलब फुट हिल्स प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। अब सिंधु कहाँ रह गई? सिंधु यहां पर है। तीस्ता कहाँ है? तीस्ता सिक्किम में है। तीस्ता नदी कहां पर है? सिक्किम में। सिक्किम से आती है वो बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ कि तीस्ता नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? आंसर ब्रह्मपुत्र की है। कहां पर मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। कहां पर मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख उपमा भी प्रदान किया गया है। जलोढ़ पंख, इसको बोलते हैं एलुवियल फैन। क्या बोलते हैं? देखो छोटे छोटे एलुवियल फैन आपने देखे होंगे। आप गढ़वाल श्रीनगर में जाना, श्रीयंत्र टापू, श्रीयंत्र टापू है, वो एलुवियल फैन है। आप त्रिवेणी घाट में जाना, त्रिवेणी घाट के आगे आपको एक अर्धचंद्राकार वो दिखेगा जिसमें जंगल है, हाथी भी आते हैं वहां पर। वो भी क्या अपने आप में जलोढ़ पंख है। क्या है? अब ये तो हो गए छोटे जलोढ़ पंख, लेकिन भाबर प्रदेश जो है वो बड़ा जलोढ़ पंख बोलेंगे। किसका? शिवालिक का। यानी शिवालिक से जितना भी क्या आया, नदियां आई या पानी जो भी आया, वो अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाया उसको उसने कहाँ कर दिया? यहाँ जमा कर दिया पूरा, ये वाले क्षेत्र में। कहां पर? इसीलिए मैंने कहा बड़े बड़े क्या दिख रहे हैं आपको? कंकड़ पत्थर। क्या दिख रहे हैं? कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं। तो भाबर प्रदेश को शिवालिक का जलोढ़ पंख उपमा भी प्रदान किया गया। जलोढ़ पंख वैसे अधिकतर कैसा होता है? अर्धचंद्राकार उसमें होता है। कैसा? मतलब एक तरफ से कॉन्वेक्स और दूसरी तरफ से फिर कॉनकेव टाइप का होगा। तो कभी आप गूगल अर्थ पर जाना और त्रिवेणी घाट के ऊपर से देखना उसको। किसको? अब आपको ऐसे में नहीं दिखता होगा। आप तो त्रिवेणी घाट गए, गंगा जी में फूल भाए, हो गया, हाथ जोड़े, वापस आ गए। अगर आपको देखना है कि उसका आकार कैसा है तो कैसा दिखेगा आपको? अर्धचंद्राकार दिखेगा। इसीलिए जब आप बैरेज की साइड जाते हो तो ऐसे घूम के जाना पड़ता है। कैसे? जैसे वो बना हुआ, नदी ने जैसा रास्ता बना रखा है वैसे ही आपकी रोड भी क्या होती है? ऐसे करके जाती है। अब हर चीज नहीं दिखा सकता मैं, कुछ आपने किस पे देखना है, बल्कि दिखा दो ना। गूगल अर्थ पे अगर आपका मोबाइल है तो गूगल अर्थ पर दिखाकर उसको क्या करना? बता देना कि जलोढ़ पंख इसको बोलते हैं। दो चीजें होती हैं, जब पानी ज्यादा और अवसाद कम होते हैं, पानी ज्यादा और अवसाद कम, तो बनता है जलोढ़ पंख। और जब अवसाद ज्यादा और पानी कम होता है, पानी की मात्रा कम होती है, तब बनता है एलुवियल कोन। तब क्या बनता है? एलुवियल कोन, जिसपे आप रहते हो। अरे राजा जी नेशनल पार्क का एरिया है भाई, पल्ली पार। हाथी के लिए वो थोड़े नदी पार करना, वो क्षेत्र उसी का है, हाथी का। ये थोड़े कि गंगा जी आ गई तो कैसे जाएगा हाथी? हाथी गंगा जी को पार कर लेता है। हाँ, जैसे आप जीपीएस से देखते हो ना कि कहाँ जाना है, वैसे हाथी के ब्रेन में अपना जीपीएस सिस्टम है। जहां से उसके परदादा जी गए थे वहां से वो जाता है।
तब आपने क्या कर दिया, जहां उसके परदादा जाते थे, परदादी जाती थी, वहां पे आपने मकान बना दिया, है ना। आप फिर वहां से हाथी आया, आपने कहा हमारे इलाके में हाथी घुस आया। क्या बोलते हो आप लोग कि हमारे इलाके में हाथी घुस आया? हाथी आपके इलाके में नहीं आया, आपने हाथी के इलाके का अतिक्रमण कर दिया। उसको तो खारा स्रोत जाना है ना। खारा स्रोत मतलब जहां उसको नमक मिलेगा, कुछ चाटता है वहां, उधर जाने जाकर अपने नमक की पूर्ति करता है, तो वो यहीं से होके जाएगा। पर अब आपने इतने स्ट्रक्चर खड़े कर दिए कि वो भी कंफ्यूज हो गया। ब्रेन उसका बोल रहा है यहीं से जाना है, तो कोशिश करता है वो जाने की। कई बार आपने सुना होगा यहां से जाता है, इधर से कहां जाता है। हाँ, या फिर जब उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ा सेंसिटिव जानवर होता है वो, तो अपने पैरों से भी वाइब्रेशन को क्या करता है, महसूस करता है। कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता होगा, 7 मोड़ पर खड़ा रहता है पूरा परिवार, घंटों खड़ा रहता है, आप नहीं देख पाते हो उसे। क्या है कि लगातार आवाजाही चल रही है, क्या कोई स्कूटी से जा रहा, कोई इंतजार करता है बेचारा किस चीज का, रात का। तब वो अपने परिवार को क्या करता है, पार कराता है। कभी कभी क्या होता है कि उसे जब जाना होता है तो तब फिर तो गजराज है वो, क्या कर लोगे आप उसका। तो एक सूंड से क्या आपके ट्रक को भी उठा क्या कर देगा, पलट देगा। आपने अतिक्रमण किया उसके क्षेत्र में, किसके। और फिर क्या करते हो आप लोग, उसको चिढ़ाते हो। कोई बम फेंक रहा उसके पीछे, कोई क्या बोलते हैं, हाँ? कोई गर्म पानी डाल रहा, तो जितना आप उसको चिढ़ाओगे उतना खतरनाक बनेगा। क्या बनेगा। और फिर उसमें हाथी का एक परिवार सिस्टम चलता है वहां पर भी बिगड़े हुए लड़के को भगा देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको टस्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं। वो इतना खतरनाक होता है, वो किसी पर भी हमला कर देता है, अपने माता पिता पर, अपने परिवार के बच्चों पर हमला करता है, तो बोलते हैं भाई टस्कर है ये। तो उसको क्या करते हैं, कुछ समय के लिए एक अकेला छोड़ देते, झुंड से बाहर कर देते हैं मार मार के। फिर वो और खतरनाक हो जाता है टस्कर। तो समझ लेना, अगर उसने अपनी पूंछ उठा रखी है तो आप पर हमला करने वाला है वो। क्या करने वाला है। हाथी जब हमला करता है, अगर उसकी पूंछ नीचे है तो आप पे हमला नहीं करेगा। अगर उसने अपने कान खोल दिए और पूंछ उठा दी, इसका मतलब वो डरा हुआ है, उसके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ने काम करना शुरू कर दिया और वो आप पे हमला करने वाला है। और समस्या यह है कि उसको ये नहीं पता कि मैं कितना बड़ा जीव हूं। जिस दिन उसको ये पता चल जाएगा उस दिन तबाही मचा देगा। वो डरता है वैसे। क्या करता है, डरता है। आंखें छोटी बना दी उसकी ना बेचारे की। ठीक है भाई। तो फिर आपने कहा कि हाथी का आतंक हो गया। कि हाथी का आतंक नहीं हुआ, आपने आतंक फैला रखा है उसके इलाके में। वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करते हो आप लोग। क्या करते हो, शादियां कराएंगे। अब जैसे माना अभी सावन का महीना था, तो क्या होता है कि उस टाइम पर हाथी इधर से गायब हो जाते हैं। क्यों, भोले आते हैं, ऑरेंज मैन, वो अपने ट्रक खड़े करते हैं, उसके साथ उनके डीजे होते हैं। वो जब डीजे बजते हैं तो पूरा वाइल्ड लाइफ वहां का क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो पूरा एरिया जो होता है, वो एक ऐसा समय होता है सावन का महीना जिसमें हाथी के आने का खतरा नहीं होता है। यानी वो उस क्षेत्र से क्या हो जाता है, चला जाता है। चलो, जब कभी जंगल में जाएं तो वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। कुछ लोग परफ्यूम लगा के जाते हैं। क्या लगा के जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, बीच में जंगल में खाना खाते हैं, उससे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होता है। आपके परफ्यूम से उसकी समझ में नहीं आता, उसका ब्रेन उसको नहीं बता पाता ये सुगंध है किस चीज, समझ में आ रहा है। या आप खाना खा रहे हैं तो वो जो क्या होगा कि वो समझ ही नहीं पाएगा ये है क्या चीज। बंदर शाकाहारी होता है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या कर दिया कि कुछ बस्तियां ऐसी बसा दी कि वो बंदर अब नॉनवेज भी खाने लगा। जो बचा हुआ फेंकते थे होटल वाले या कैंप वाले, तो जो बचे हुए पार्ट होता है तो वो उसमें वो चिकन भी खा रहा था वो बंदर, जबकि शाकाहारी जानवर है। अब वो खाएगा तो उसका ब्रेन क्या करेगा, दूसरी तरह से काम करेगा। यानी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। इंग्लैंड वालों ने अपनी गायों का ज्यादा दूध प्राप्त करने के लिए उन्हें पेडिग्री में मांस, पेडिग्री टाइप का भोजन दिया। क्या दिया, मांस दिया। किसको, गाय को। अब गाय शुद्ध शाकाहारी, अब खाया गायों ने। उसके बाद एक बीमारी हुई वहां, मैड काउ, लाखों गाय मारनी पड़ी उन लोगों को। क्या मारना पड़ा, क्योंकि जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, वो प्रकृति ने उसको मांसाहारी नहीं बनाया, आपने उसको प्रोटीन की मात्रा, उसके दूध में प्रोटीन बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, उसको
पेडिग्री टाइप दे दिया चोरी छुपे, है ना। चलो जी, तो यह प्रदेश जो भाबर प्रदेश है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाली संकरी पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपाद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी लाकर जमा कर देती है, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण हो जाता है। पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। अतः इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता है। कृषि के लिए केवल बड़ी नदियों का जल ही धरातल पर प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। क्यों नहीं होता कृषि के लिए उपयोगी? अगर आप यहां भी खोदो, जैसे आप यहां खेती करते हो ना, ठीक है, तो जो लेयर है वो किसी बाढ़ का नतीजा है। कितनी मोटी लेयर है, खाली कितनी मोटी, मतलब जो मिट्टी है वो किसी बाढ़ की वजह से वहां पर जमा हो गई, उसके ऊपर आप खेती कर रहे हैं, ठीक है, धान भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, जो भी है, लेकिन बहुत अच्छी फसल नहीं होगी। जितना इसके बाद अगर आपने खोदना शुरू कर दिया अपने खेत में, फिर निकलने शुरू होंगे क्या बड़े बड़े कंकर पत्थर। और वो जो ऊपर आपको मिट्टी दिखाई दे रही है उपजाऊ, वो आपके पूर्वजों की वजह से, उन्होंने जो गोबर डाला, खाद डाला, उसमें आग लगाई, जो भी किया होगा, तो वो उसकी वजह से फर्टाइल है। अगर एक बार जेसीबी चला दोगे नीचे से, फिर क्या निकलने हैं? कंकड़ पत्थर निकल। समझ में आया? जैसे अगर वो माना मेरी बात को काटें कि नहीं जी हमारे यहाँ तो खेती होती है, हमने तो चावल भी उगा रखे, तो मैं उनको बता दूं कि बहुत मोटाई नहीं है मिट्टी की, लेकिन अगर रुड़की वाले क्षेत्र में जाओगे आप खोदते रहो, मिट्टी निकलती रहेगी। यहाँ खोदो, फिर पता चलेगा आपको, तब पता चलेगा कि आप भाबर प्रदेश में क्या हो। और कभी किसी हैंडपंप खोदने वाले के बगल में बैठे रहना चेयर लगाकर, बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि प्राकृतिक है। क्या है? आपको दिखेंगे अलग अलग प्रकार के पत्थर दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के क्या दिखेंगे, तरह तरह की चीजें दिखेंगी, नीचे से विभिन्न प्रकार के जीव दिखेंगे। क्या दिखेंगे? तो क्या बताया मैंने? कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, केवल बड़ी नदियों का जल ही धरातल पर प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। और मैंने आपको साथ में बता दिया कि पत्थर, कंकड़, बजरी, ये सब दिखेगा आपको, है ना। उसके बाद आता तराई प्रदेश। कौन सा? तराई प्रदेश। तराई प्रदेश वाला भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके समानांतर फैला यह प्रदेश 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में, 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है। भाबर प्रदेश में धरातल के नीचे बहने वाला जल यहाँ पर धरातल में बहता हुआ दिखाई देने लगता है। जो यहाँ पर अंडरग्राउंड, यहाँ पर लुप्त हो गई थी कई बड़ी नदियां, पानी जो बैठ गया था, वो कहाँ निकलेगा आपका? तराई में निकलेगा। इसकी हाइट ज्यादा है, जहां पर हम रह रहे हैं हमारी हाइट क्या है? ज्यादा। आप रुड़की वाली साइड में जाओगे तो उसकी हाइट क्या? कम है। अब कैसे पता चलेगा हाइट कितनी है? तो पुराने जमाने में क्या होता था, पोस्ट ऑफिस के बाहर लिखा होता था कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, या रेलवे स्टेशन पर लिखा होता था कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो ढूंढना, कोशिश करना रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं देखना कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है जहां पर आप रह रहे हैं। फिर रुड़की वाले में जाना, वहां पर देखना कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, या उधम सिंह नगर में है तो उधम सिंह नगर में देखना कि समुद्र तल से ऊंचाई। तो आपको पता चलेगा कि हम हाइट पर हैं। क्या है? हो सकता है हम 300 मीटर के आसपास होंगे, 350 है, और रुड़की में वो हाइट घटकर कितनी हो जाएगी? मेरे ख्याल से 150 हो जाएगी या 200 हो जाएगी। तो ये जो पानी यहाँ पर अंडरग्राउंड हुआ है वो कहाँ निकलेगा? वहां निकलेगा। यह निम्न समतल मैदान है जहां नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। अब जब आप जाते हो बसों से तो आपने देखा होगा जगह जगह दलदल दिखाई देता है। क्या दिखाई देते हैं? और उन दलदल में क्या दिखाई दे रहे होंगे? सिंगाड़े। क्या उगाते हो? अरे खाते भी हैं उसको भाई, सिंगाड़ा होता है। और अलग अलग प्रकार के जो कमल, ककड़ी, क्या क्या होता है ना। आजकल शादियों में वो तवा भाजी जो बनती है उसमें दिखती होगा आपको, क्या कमल ककड़ी, महंगी सब्जी है। और जो दूध पीते हैं आप बाजार में, उसको उसके ऊपर जो मलाई होती है वो सिंगाड़े का आटा ही होता है। ठीक है, सिंगाड़ा अच्छी चीज है स्वास्थ्य के लिए, भले ही वो गंदे में दिखता है आपको कि बहुत गंदे में उगा हुआ, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज अगर उसको साफ सुथरा करके खाया जाए। कहां तक पहुंचे हम? निम्न समतल मैदान है जहां नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। यहाँ नदियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। इसकी रचना बारीक कंकड़
पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। इसको साफ करके धीरे धीरे खेती के अंतर्गत लाया जाता है। इसके अंतर्गत जितनी सब्जियां हो रही कहां से आ रही है आपकी, उधर ही से तो आ रही है अधिकतर। कहां से? वो तो आप इसलिए देख पा रहे हो यहाँ पर क्योंकि अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आ गए हैं। क्या आ गए हैं? कि आपने खीरा लगाया तो पहले ही बता देता हूँ बीज वाला इतने खीरे लगेंगे। कद्दू की बेल लगाओगे तो 56 कद्दू लगेंगे जी, अब तक 56। क्या लगेंगे? 56 कद्दू लगेंगे। भिंडी लगाओगे तो वो इस छत से भी ऊंचा, 10 फुट से भी ऊंचा पेड़, और हर दूसरे दिन क्या उसमें भिंडी। पहले नहीं होती थी ऐसे, भिंडी टेढ़ी मेढ़ी होती थी, कई दिन लगते थे भिंडी। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, यानी आपने क्या किया? आपने नहीं किया, वैज्ञानिकों ने उसके जेनेटिक के साथ छेड़छाड़ करके उसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या बोलते हैं, या संकर बीज भी बोला जाता है उन्हें। क्या बोला जाता है? तो कहां तक पहुंचे? ठीक है। अब उसके बाद आता कांप प्रदेश। क्या बता रहा हूं मैं? कांप प्रदेश, यानी कांप बोलते हैं एलुवियल सॉइल को। किसको? एलुवियल रीजन। यह विशाल मैदान जलोढ़ मिट्टी की ही देन है। कांप यानी जलोढ़ मिट्टी की देन है। इस कांप को गंगोद अथवा गंगा की कांप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगोद अथवा गंगा की कांप भी कहा जाता है। कांप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति है। यह कांप मिट्टी दो भागों में इसको वर्गीकृत कर रहे हैं। एक हो गया बांगर प्रदेश, ओल्ड बांगर, न्यू खादर। ओल्ड बांगर मतलब जो नदी की पुरानी बाढ़ 100 साल पहले, 200 साल पहले जो आई थी, 400 साल पहले आई थी, वो कहीं पर बिछी हुई है तो उसको हम बोलते हैं बांगर। नई एलुवियल सॉइल जहां पर बिछेगी उसको हम बोलेंगे खादर। बिहार में बाढ़ आ रखी है, कोसी में आ रखी है ना, गंडक में, कोसी में बाढ़ आ रखी है। अब वो क्या लाई होगी बाढ़? नई एलुवियल सॉइल लेके आई होगी। तो जो मैदान बन रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? खादर। और जो पुराने जलोढ़ के मैदान होंगे उनको क्या बोलते हैं हम? बांगर। तो बांगर प्रदेश यह मैदान का ऊंचा भाग है जहां सामान्य रूप से नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। इसी जमाने में बाढ़ आई, बड़ी बाढ़ आई, वो ऊंचाई पर हो गया, अब वहां तक जल नहीं पहुंच रहा है, इसलिए वहां पर नई एलुवियल सॉइल नहीं बिछ रही है। यहां पुरानी कांप मिट्टियां पाई जाती है जिसका निर्माण काल मध्य से अपर प्लिस्टोसीन युग के बीच माना जाता है। यानी प्लिस्टोसीन युग की भी मिट्टियां पाई जाएंगी आपको। इसका रंग हरा है तथा इसमें कंकड़ के रूप में चूना युक्त संग्रंथनों की अधिकता होती है। यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता है। इस मैदान में धरातल का उतार चढ़ाव समुद्र की लहरों के समान लहरता हुआ दिखाई देता है। सतलज का मैदान और गंगा के ऊपरी मैदान का बांगर, ऊपरी मैदान में बांगर की अधिकता पाई जाती है। सतलुज का मैदान, शतुद्री का मैदान और गंगा का ऊपरी मैदान में बांगर की अधिकता पाई जाती है। नदियों के मध्यवर्ती भागों पर बांगर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद आ गया खादर प्रदेश। कौन सा? खादर प्रदेश। यह वह भूभाग है जहां नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है। इसे नदियों के बाढ़ के मैदान या कछारी प्रदेश भी कहा जाता है। कछारी प्रदेश क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती रहती है। यह अपर प्लिस्टोसीन युग से लेकर आधुनिक काल का है। इसका रंग हल्का है, बालू व कंकड़ से युक्त है और भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। इसकी उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती रहती है, हर साल नहीं क्या। इसीलिए जब आप लोग मेरे से पूछते, कुछ बच्चे पूछते हैं बाढ़ अच्छी है या बुरी है, तो मानवीय दृष्टि से देखें तो जो जन धन की हानि होती है तो बुरी है। लेकिन बुरी क्यों है? क्योंकि आपने नदी मार्गों को बाधित किया। क्या किया आपने? होटल बना दिया, मकान बना दिया, खिड़की कहां खोल दी, फिर और थोड़ा बिल्कुल नदी के मार्ग को क्या कर दिया? बाधित कर दिया। जैसे उत्तराखंड है हमारा, हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो विधानसभा ही नदी मार्ग को बाधित कर रही है। कभी देखा है? किस पर है वो? जहां आज आपकी विधानसभा है वो किसका रास्ता है? रिस्पना का रास्ता है। और हम वहां से अगर कोई बिल पास कराएं कि नदी मार्गों को बाधित नहीं करना, तो आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप खुद कहां पर हो? नदी मार्ग को बाधित कर रहे हो। समझ में आ रहा है? फिर उस पुल पे देखा होगा आपने, बगल में होटल भी देखे होंगे, मतलब गिच पिच कर दिया और इतनी सी रह गई। इतनी पुल हो गया चौड़ा और नदी का मार्ग क्या हो गया। फिर एक दिन आएगी और क्या करेगी? पूरा
और फिर कंपनसेशन के लिए खड़े होंगे कुछ लोग कि जी हमारा जी 10 करोड़ का होटल बह गया, हमारा जी 5 करोड़ का मकान बह गया, है ना। तो तब बोलते हैं बाढ़ बुरी है, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से बाढ़ अच्छी होती है। वो क्या करती है, हर साल नई एलुवियल सॉइल लेके आती है और उसकी जो उर्वरक शक्ति है उसको क्या करती है, बढ़ाती है। तो क्या बाढ़ आनी चाहिए? हाँ जी आनी चाहिए, है ठीक है। तो रेह, उसके बाद रेह के बारे में बता रहा हूं मैं। रेह क्या होता है? बांगर मिट्टी। कौन सी? बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहां सिंचाई कार्यों की अधिकता है, वहां पर कहीं कहीं भूमि में एक नमकीन सफेद परत बिछी हुई पाई जाती है। सफेद परत वाली इस मिट्टी को रेह या कल्लर के नाम से पुकारते हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क भागों में इसके विस्तार, ये बड़ा समस्या हो गई उत्पन्न, बहुत अधिक इरिगेशन के कारण। भाई आपने नहर से पानी छोड़ दिया, वैसे भी पता नहीं क्या सिस्टम था हमारे यहाँ। आप तो उत्तराखंड के लोगों, आपको नहीं पता होगा, पानी के लिए कत्ल हो जाते हैं रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे मैदानी इलाकों में। जो कृषक लोग हैं उस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो कि जी सिर फाड़ दिया कि फावड़े से। क्यों फाड़ा? कि उसने मेरा पानी चुरा दिया था। इतना ज्यादा पानी लगाते हैं, उतना खेती के लिए जरूरी नहीं होता है। आप इजराइल से सीखो, ड्रिप फार्मिंग सीखो। ड्रिप ड्रिप करके वो हमसे अच्छी फसल उगाते हैं, वो भी डेजर्ट में। लेकिन हमने क्या करना कि पूरी नहर के नहर क्या कर दिया हमने, अपने खेत की तरफ क्या कर दिया। और मैंने कहा नहीं आपको, कत्ल हो गए किस चीज के लिए? पानी के लिए। किसान में जो झगड़ा होता है, क्यों जी, किस चीज का झगड़ा होता है? बंदूक लेके खड़े रहते हैं रात को नहरों के पास, है ऐसा होता है। और क्या बोलते हैं, कौन से पंप होते हैं वो, ट्यूबवेल जो होते हैं, वहां पर भी खड़े रहते हैं। ड्यूटी देनी पड़ती है किसानों को, किस चीज के लिए? पानी के लिए। उनको ये नहीं बताया गया कि भाई इतना पानी नहीं चाहिए, और लगाते हैं वो। उसकी वजह से क्या हुआ, पानी खेत में गया हर साल। भाई कुछ नीचे जाएगा तो कुछ उड़ेगा, साथ में उसके साथ जो सॉल्ट और सिल्ट आ रखे हैं वो बिछ गया है। तो जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां मिट्टी के ऊपर नमक की परत, इतनी मोटी मोटी परत क्या हो गई है, बिछ चुकी है। जिसके लिए जो समस्या खड़ी कर रही है, किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? कृषि के लिए। तो रेह या कल्लर, ये समझ में आ गया। हाँ। शुष्क भाग जहां पर सिंचाई ज्यादा होती है। अच्छा जी, भूड़। भूड़ क्या होता है? बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहां आवरण क्षय के फलस्वरूप ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है, वहां अब कंकरीली ऊंची भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूड़ कहा जाता है। मिलेगा दोनों बांगर क्षेत्र में। कहां पर? बांगर वाला क्षेत्र, ओल्ड बांगर। बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहां आवरण क्षय, आवरण बोलते हैं मिट्टी का ऊपर का आवरण क्या हो गया, उसका क्षय हो गया है। नीचे की ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो चुकी है। जो कंकड़ पत्थर वाली जो ऊंची भूमि है वो मिलती है। अब ऐसी भूमि को भूड़ कहते हैं। यहाँ बालू के ढेर मिलते हैं जो प्राचीन काल में जल के बहाव से बन गए थे। गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में भूड़ का जमाव विशेष रूप से पाया जाता है। आप मुरादाबाद चले जाओ, आपको भूड़ दिखेंगे वहां। गए हो मुरादाबाद, पीतल नगरी में रामगंगा बहती है वहां। मुरादाबाद में कौन सी है नदी? रामगंगा। रामगंगा ही है। बिजनौर वाला जो क्षेत्र है, बिजनौर में क्या गंगा है? तो वहां पे आपको भूड़ मिलेंगे। यानी हजारों साल पुराने जो बांगर क्षेत्र थे, ऊपर की मुलायम मिट्टी वहां से हट गई, नीचे का कंकड़ पत्थर वाला जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, ऊपर दिखने लगा, तो उसको भूड़ कहते हैं। अगला, शंकु तथा अंतःशंकु, कोन्स और इंटरकोन्स, ये क्या होते हैं? इस विशाल मैदान में सॉरी, इस विशाल मैदान में नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जलोढ़ पंख अथवा जलोढ़ शंकु या अंतःशंकुओं का निर्माण हुआ है। हिमालय की घाघरा नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियों ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण किया। अब ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि हिमालय की कौन सी ऐसी नदी है जो क्या जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं करती है? आंसर घाघरा। आंसर घाघरा। इन शंकुओं का आधार दक्षिण में मैदान की तरफ तथा शीर्ष पहाड़ियों में नदी के निकास बिंदु की तरफ होता है। मैंने आपको बता दिया होता क्या है। देखो इधर से माना क्या हुआ,
ये देखो, ये ऊंचा क्षेत्र है, ये नीचा वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहां से नदी आई, क्या आई? जब तक वो पहाड़ों पर थी तो मैंने कहा वो अपनी युवावस्था में थी, क्या थी? उसमें बड़े बड़े पत्थरों को भी क्या कर देगी, वो खिसका खिसका के गोल कर देगी, पेबल्स बना देगी। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि कहीं पे अगर आपको गोल पत्थर दिखाई दे रहा है, भले ही वहां नदी नहीं है, तो समझ जाना कि यहां से नदी जाती थी। उसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऋषिकेश में आपका एक मंदिर है, इसका नाम है सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर आपने देखा होगा चढ़ाई पर है। उस चढ़ाई को खोदना, वहां से गोल पत्थर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अब आपकी समझ में ये नहीं आएगा ये गोल पत्थर आए कहां से। वो गोल पत्थर गंगा नदी के, क्योंकि अंग्रेजों के समय के मैप में गंगा नदी वहां से होकर जाती थी। आज आपको उधर दिख रही है, लेकिन गंगा नदी का रास्ता कहाँ था? वहां था। और वो वाला क्षेत्र है। कभी, अब मैं नहीं जानता उस समय गंगा आरती होती थी कि नहीं होती थी, लेकिन उस मंदिर के किनारे खड़े होकर लोग क्या करते होंगे? पूजा करते होंगे, किसकी? नदियों की। तो उस पूरे क्षेत्र को खोदना, आपको गोल पत्थर मिले। कहां से आए? अरे गंगा ही नहीं, कोई भी नदी खिसका खिसका कर क्या करेगी? गोल बना देगी पत्थर। तो अब क्या हुआ कि जब नदी अपने जवानी में थी, युवावस्था में थी, तब तो सब कुछ कर देती, लेकिन अब वो मैदानी इलाकों में जब आई तो मैंने कहा पानी कम है, अवसाद ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? ऐसा कोन बना देगा। देखो, ये मतलब आइसक्रीम का जैसा होता है ना, कोन देखा है? पूरा कोन नहीं बनता है, लेकिन उसका शेप कैसा होगा? ऐसा ऐसा होगा। नीचे से कैसा होगा? और ये पार्ट होगा और ऊपर पतला होता चला जाएगा। नदी की तरफ पतला और नीचे की तरफ कैसा? तो तब फिर नदी कैसे आएगी? अब ऐसे घूम के आएगी। तो अपना वाले क्षेत्र को ऊपर गूगल अर्थ से देखना और तब देखना क्या है ये, तो पता चलेगा आपको क्या है। छोटा कोन है वो, क्या है? उसके ऊपर अब क्या हो रहा है? निर्माण कार्य अति हो गया जिसे बोलते हैं। अब अगर कोई बड़ी बाढ़ आ गई नदी की, नीचे वो क्या करेगी? उसको काटेगी। तब फिर एक खबर और आएगी, जैसे जोशीमठ में खबर आ रही है कि धसाव, भू धसाव हो गया जी। तो जब बेस ही नहीं रहेगा तो धसना ही तो है नीचे, क्रैक पड़ गए जी। क्या? चलो, भगवान ना करे ऐसा हो, है ना। बट मैं आपको बता रहा हूं, इन शंकुओं का आधार दक्षिण में मैदान की तरफ और शीर्ष भाग नदी के निकास बिंदु की तरफ होता है। इनका तल उत्तल, तल कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। अंतः शंकुओं के आकार इसके ठीक विपरीत होता है और इसके किनारे अवतल होते हैं। निक्षेप के विस्तार के साथ शंकु एवं अंतः शंकुओं के कुछ स्थानों पर आपस में मिलने से शंकुपात मैदानों यानी कॉन फुट प्लेन्स का निर्माण हुआ है। हिमालय की अधिकांश नदियों में सामान्य शंकु बनाए हैं, जबकि व्यास, रावी एवं महानंदा, तीस्ता नदियों ने मिश्रित शंकुओं यानी कंपोजिट कोन्स का निर्माण किया है। अब ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मिश्रित शंकुओं का निर्माण किन नदियों ने किया है? तो आंसर व्यास, रावी ने किया है, महानंदा और तीस्ता नदियों ने किया है। ठीक है, कंपोजिट कोन्स। उत्तरी बिहार में गंडक और कोसी, झारखंड की महानदी और तीस्ता नदियों ने बड़े पैमाने पर शंकुओं का निर्माण किया है। ये शंकु एक दूसरे से अंतः शंकुओं द्वारा विभाजित होते हैं। आपको ये भी बता दूं कि जब नदी, मैंने कहा ऊपर हिमालयी क्षेत्र में है तो व्हाइट वाटर सुना होगा आपने, बड़ा उछल कूद पानी में होती है, रैपिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? राफ्टिंग करने वाले जानते होंगे अच्छी तरह से, आपका गाइड बताता होगा किस ग्रेड का रैपिड है ये। तो सबसे सेफ रिवर जो है राफ्टिंग के लिए वो कौन सी? गंगा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड जो है वो कम है, कम ग्रेड के रैपिड है। जैसे 3 ब्लाइंड माइस हो गया, या आपका क्या हो गया, एक वॉल रैपिड को छोड़कर बाकी सारे रैपिड क्या है? कम ग्रेड के हैं। ब्रह्मपुत्र के रैपिड अगर आप देखोगे तो मैंने कहा मिल के जाना पड़ता है सबसे वहां, तो राफ्टिंग करने से पहले पता नहीं वापस आते नहीं आते। लेकिन गंगा सबसे क्या सेफ है। और रोलर कोस्टर हो गया, और वहां तक अलविदा रैपिड तक जितने भी रैपिड है उनका ग्रेड कैसा है? कम ग्रेड का है, यानी सेफ रिवर है। कौन सी? रिवर राफ्टिंग के लिए। और दूसरी चीज ये भी हो जाता है कि गंगा स्नान भी हो जाता है ना, उसका गंगा का अपना महत्व है। तो क्या बताना चाह रहा था मैं? हाँ, अब क्या होता है जब नदी मैदानों में आती है ना तो मोड़ लेती है, फिर तब ऐसा सीधे नहीं बहती है, तब क्या करती है? मोड़ लेती है। उस मोड़ को बोलते हैं मियांडर। क्या बोलते हैं? मियांडर बोलते हैं।
ठीक है, तो अब आपने ढूंढना है कि सबसे ज्यादा मेंढर बनाने वाली रिवर कौन सी है, बताओ तो। हाँ जी, हाँ मेंढर, गोमती नदी। उसको देखोगे आप तो भाई उसके मेंढर तो ऐसे दिखते हैं ऊपर से, कैसे, ऐसे, ये इस तरह के दिखते हैं। और कई बार क्या करती है नदी, इधर सुनो, कई बार नदी अपना रास्ता चेंज कर देती है ऐसे करके, कैसे, पहले यहां से बह रही थी, अब यहां से बहनी स्टार्ट कर देती है। तो ये जो काटा हुआ क्षेत्र है ना, यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, क्या रहता है। अब ये कनेक्शन टूट गया, अब ये ऐसा बन गया, कैसा, अब ये लेक बन गई, क्या बन गई, इसको बोलेंगे ऑक्सबो लेक। गाय के खुर के आकार की झील, गोखुर झील, क्या बोलेंगे, गाय के खुर के आकार की झील यानी ऑक्सबो लेक। कैसी लेक। और जो आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कौन सी, अरे यार सुपीरियर अमेरिका में, भारत की पूछ रहा हूं, वुलर, वो ऑक्सबो लेक है। कैसी है, वो झेलम नदी के छोड़े हुए रास्ते पर है। झेलम कभी बहती होगी, फिर उसने अपना रास्ता चेंज किया, ऐसे ही ये पार्ट छूट गया, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। कौन सा, जो आप बता रहे हो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर, वो आपकी नॉर्थ अमेरिका में, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी, ओंटारियो, 5 महान झीलें हैं। और वो ग्लेशियल लेक्स है। कैसी हैं, वो जो आइस एज आया था ना किसी जमाने में, सुने हो आइस एज, पिक्चर देखना, कार्टून मूवी है ना, उसको देखना। वो आइस पिघली जब, तो उन खड्डों में भरी, तो वो महासागरों जैसे दिखते हैं किनारों से। वो झीलें ऐसी नहीं है भीमताल नैनीताल जैसी, वो झीलें ऐसी हैं कि उनका आर पार नहीं दिखाई देता है। नहीं आया समझ में, उसके लिए वीजा लगाना पड़ेगा, पासपोर्ट, अमेरिका जाना पड़ेगा, वहीं दिखेगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद क्या, डेल्टा। उसके बाद क्या है, डेल्टा। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और किस नदी के लिए किया था, तो नील नदी के डेल्टा के लिए डेल्टा शब्द प्रयोग किया गया था। क्योंकि ग्रीक में डेल्टा होता है एक ऐसा, जैसे एबीसीडी पढ़ते हो आप, ऐसी एक अक्षर आता है डेल्टा, क्योंकि इस आकार का बनाती है कौन, नदी। नदी जब गिरती है तो ऐसे नहीं गिरती, एक सिंगल नहीं गिरती, डिस्ट्रीब्यूटरी में गिरती है, ऐसे, कैसे, ऐसे गिरेगी। अब यहां बीच में क्या है, अवसाद जमा हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं, और ये बड़ी फर्टाइल जगह होती है। क्या होती है, सबसे फर्टाइल जगह यही होती है, क्योंकि सबसे बारीक, सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो यहां पर होती है। अब इसका आकार कैसे दिख रहा है आपको, डेल्टा की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या बुलाता है, डेल्टा। तो डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, पक्का हेरोडोटस ने किया, जो फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता हेरोडोटस ने ही सबसे पहले इसके लिए, नील नदी के डेल्टा के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। क्लियर हो गया। अब गंगा और सिंधु नदियों के डेल्टा इस मैदानी भाग के 2 महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंग हैं। गंगा का डेल्टा राजमहल की पहाड़ियों से सुंदरवन के किनारों तक 430 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। सुंदरवन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। यूपीएससी ने क्वेश्चन बोला सुंदरवन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष होता है यहाँ पर, जिसकी लीव्स जो है वो सिल्वर कलर की होती है। उस पेड़ के कारण इसको क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा, है ना भाई। जहां पर शीशम के पेड़ होंगे उसको शीशम बाड़ा बोलेंगे, फिर वहां का नाम बिगड़कर शीशम झाड़ी हो जाएगा। वैसे वहां का नाम क्या, शीशम बाड़ा। बाड़ा क्यों, अरे जोगियों के बाड़े थे भाई, ऋषिकेश आपके लिए थोड़े बसा था, ये तो साधुओं के लिए था। आपने अपने क्या कर दिए, वहां पर निवास स्थान बना दिए, है ना। हाँ जी, ये क्षेत्र जो है ये उन लोगों के लिए है 50 साल के बाद वालों के लिए, 75 की एज के बाद के लिए। फिर बोलते हो आपको काम नहीं मिल रहा जी यहाँ। चलो जी, तो क्या बोला मैंने, सुंदरवन डेल्टा समझ में आ गया, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। अब वो हमारे वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, और जो हमने ईस्टर्न पाकिस्तान जो दिया था इनको, बांग्लादेश, वहां पर भी मिलता है, ज्यादा पार्ट बांग्लादेश में। वहां पर 430 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, इसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर है। गंगा के डेल्टा में तलछट के निक्षेप की मात्रा अधिक तथा अत्यधिक गहराई तक विद्यमान है। इस डेल्टा में
निक्षेपित तल छट के कण बहुत ही महीन है, बहुत ही, और इतने महीन है कि मछलियां भी होती हैं उनके अंदर। हाथ डाल के देखा होगा आपने, निकालते हैं वो, इतनी लंबी लंबी मछलियां देखी हैं? नहीं देखी? चलो क्या बोलूं, उसके लिए नेशनल ज्योग्राफी देखना पड़ता है, डिस्कवरी देखना पड़ता है। जब आप इस तरह के चैनल्स देखोगे तब आपकी ज्योग्राफी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, है ना। अब आप अगर देखोगे, क्या क्या देखते हो भाई आप, डोरेमोन है और क्या, सिंचैन, तो वहां थोड़ा, इसमें एनिमल प्लेनेट देखिए आप, एक ट्रेवलर करके आता है, फॉक्स ट्रेवलर आता है, उसमें देखिए। अगर आप घूम नहीं सकते, पैसा नहीं है आपके पास, तो आप देखकर भी काफी कुछ सीख सकते हो कि किस देश में कैसा कल्चर है, क्या है ना। एजुकेशन इज नॉट फॉर लिविंग, नेसेसरी फॉर लाइफ। ये मेरे वो बच्चे बताते हैं जिनकी जॉब नहीं लग पाई, सरकारी नौकरी नहीं लगी, लेकिन प्राइवेट में जब वो गए जिस सेक्टर में, आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट वालों से अच्छा कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे पैकेज हैं। उनका नॉलेज इतना ज्यादा है कि वो सबको प्रभावित कर देते हैं, पूरे स्टाफ को। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ पता है। ठीक है, करना तो कैलकुलेशन है। माना कोई बैंक में है, कोई बैंक में, प्राइवेट बैंक में चला गया, तो प्राइवेट बैंक में भी भाई सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो वहां पर अपनी बात रखनी होती है, तो आपका प्रेजेंटेशन जो होता है वही मेन चीज होती है। वहां पर प्राइवेट में तो आप अपने मुंह का खाते हो ना, आपका, आप बोलते कैसे हो उस चीज की सैलरी मिलती है, आप दिखते कैसे हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, आप अपनी बात को कैसे रखते हो, बेचते कैसे हो उस चीज पर। तो बेचने के लिए क्या, नॉलेज होना चाहिए आपके पास, अकाट्य तर्क होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऐसे तर्क जिनको कोई ना काट सके। ठीक है, अगर आप वाइन इंडस्ट्री में हैं तो आपको उसको बेचना है, तो सामने वाला बोलेगा कि बहुत बुरी चीज है, आपने उसकी अच्छाइयां गिनानी है, तो उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है जी, कहां तक पहुंचे हम? गंगा के डेल्टा में तलछट के निक्षेप की मात्रा अधिक है और अत्यधिक गहराई तक विद्यमान है। इस डेल्टा में निक्षेपित तलछट के कण बहुत ही महीन है। सिंधु नदी का डेल्टा यद्यपि 960 किलोमीटर लंबा है, किंतु इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर ही है। सिंधु नदी के डेल्टा में तलछट के निक्षेप की मात्रा भी कम है, गहराई भी कम है। इस डेल्टा में निक्षेपित तलछट के कण अपेक्षाकृत मोटे हैं। अब सिंधु नदी का डेल्टा कहां मिलेगा आपको? पाकिस्तान में मिलेगा। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहां मिलेगा आपको? या तो बांग्लादेश में मिलेगा या वेस्ट बंगाल में मिलेगा, है ना। अब फिर जैसी ज्योग्राफी वैसे ही क्या, वहां का वेजिटेशन, वैसे ही वहां का क्या, जानवर, पशु पक्षी, फ्लोरा फोना। बाघ पानी से जल्दी से पानी में नहीं कूदता है, लेकिन अगर यहाँ पर बंगाल टाइगर जो होगा आपका, वहां का जो सुंदरवन डेल्टा में घूम रहा होगा, आप नाव में होंगे, बीच में होंगे, आप पानी काफी दूर होगा, बाघ वहीं से आएगा आप पर, टाइगर जो बंगाल टाइगर वहां से अटैक करेगा आप पर। जबकि जल्दी से, जैसे माना आप टिहरी झील के बीच में हो, क्या उत्तराखंड का बाघ अटैक करेगा आप पे? नहीं करेगा। लेकिन बंगाल टाइगर अगर होगा तो आप पानी के बीच में भी होंगे, वहां पर आएगा वो, अगर उसको भूख लगी होगी। समझ में आया? दूसरी चीज, ये जो डेल्टा है, ये इसके प्रकार पढ़ने हैं आपने, ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि प्रगतिशील डेल्टा क्या होता है, पंजाकार डेल्टा क्या होता है। जैसे मिसिसिपी नदी है तो उसका पंजाकार डेल्टा बनाती है। प्रगतिशील डेल्टा कैसे हो गया? जिसकी प्रगति हो रही, जो आगे आगे बढ़ेगा। तो ये बे ऑफ बंगाल एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा यहाँ, ये पूरा आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर नीचे जमीन दिखेगी भाई, पानी उधर जाएगा पीछे। प्रगतिशील डेल्टा मतलब इस डेल्टा का आकार धीरे धीरे क्या, आज यहाँ है, कल जहां पे आप बैठे हो वहां पे, परसों जहां पर वो बैठी है वहां तक चला जाएगा। सेडिमेंटेशन, अरे भाई जितनी बाढ़ ये सब चीजें कहाँ जाएंगी? ये जूते चप्पल जो बह रहे हैं आपका, पॉलिथीन वॉलिथीन सब कहाँ जमा हुआ? वही तो होगा। इवन जो समुद्र महासागरों के लवण का जो स्रोत है वो भी नदियां ही हैं। कौन है? जितना आपने ये कूड़ा कबाड़ जो भी है, जहर और क्या बोलते हैं, फिनाइल विनाइल, जो भी पोछा वोछा लगाया हुआ, सब बह के एक दिन कहाँ जाना? महासागरों में जाना। कहाँ पे जाना है? तो जो लवण है महासागरों के, उसका स्रोत भी क्या है? नदियां। क्या है? नदियां। और एक क्रम चलता रहता है, मतलब महासागरों में फिर सागर के, सॉरी, सूर्य किरणें पड़ती हैं, वाष्पीकरण होता है, वाष्प हवाओं के साथ क्या होती है? बहती है। उसको हम मानसून बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं, कहीं पर चक्रवात बोलते हैं, कहीं पर अलग अलग प्रकार से
मतलब वो जमीन की तरफ जाएगी, फिर वो बारिश होगी, फिर वहां से वो फिर बहा के लाएगी, ये क्रम चलता रहेगा मतलब। और क्या हो रहा है, नमक जो है उसमें वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। किसका? यानी महासागरों की लवणता जो आज जितनी है, आज से 10 करोड़ साल बाद, 2 करोड़ साल बाद जब आप उसकी लवणता देखेंगे तो उसमें वृद्धि पाएंगे। क्या पाएंगे? और सबसे ज्यादा लवणता कहां होती है? महासागरों में, वहां पे होती है। अगर आप माना इस पैसिफिक को ऐसे में पार कर रहे हो, कैसे में, और आपको मैंने एक कप दिया और आप हर जगह पर क्या कर रहे हो, हर लैटिट्यूड पर पानी पी रहे हो, तो सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर कहां मिलेगा आपको? अभी यही तो है भाई, इक्वेटर पे नहीं मिलता। इक्वेटर पे बारिश होती है, उससे लवणता क्या होती रहती है, कम होती रहती है उसकी। सबसे ज्यादा 20 से 40 में मिलेगा आपको नॉर्थ लैटिट्यूड पर। वहां पर 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। समझ में आया? बस ऐसे पढ़ना है। इसके बाद मैं कराऊंगा विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। क्या कराना है? ये मेंस के क्वेश्चन है, 16 नंबर देते हैं पीसीएस में। कितने? हाँ, जब वो आएगा क्वेश्चन, विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन कीजिए, भारत के जो विशाल मैदान है उनका प्रादेशिक विभाजन कीजिए, तब आपने इनको 250 शब्दों में लिखना है। ये तो बहुत ज्यादा शब्द हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें कटिंग करके आपने कितने में, सिर्फ 250 शब्दों में लिखना होता है। 16 नंबर में से 13 नंबर मैक्सिमम मिल जाते हैं। कितने? 16 में से 16 कभी नहीं मिलेंगे। चाहे तो इन मैदानों की मिट्टी लगा दो आप कॉपी में, है ना, कहीं आपको लगे कि कुछ विशिष्ट करना होता है पीसीएस बनने के लिए, हर मैदान की मिट्टी आपने लगा दीजिए, ये वहां की मिट्टी है, ये वहां, तब भी नहीं, तब भी 16 में से 16 नहीं मिलेंगे। प्रॉपर जो होता है वो 60% तक ही होता है, यहाँ नहीं आते 99.9%। यूपीएससी में मैंने नहीं सुना कभी 99.9% किसी का। कितना सुना? 55% पे टॉपर, 58% पे टॉपर, 60, 61, 62, बस इतना, है ना। तो यूपीएससी ये बताती है, या लोक सेवा आयोग ये बताता है कि इतना भी पढ़ लिया हो आपने, 100% नहीं हो आप। ठीक है भाई।